हेलो दोस्तों, आप सभी को वीएन सर का नमस्कार। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 2 में हम लोगों ने क्या डिस्कस करेंगे ये इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जैसे इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, इसका प्रॉपर्टी प्लस कोवैलेंट बॉन्ड तक डिस्कस किया था। आज उसके आगे का कहानी चलेगा। तो छोटा सा आराम से टॉपिक है, समझते चलेंगे क्योंकि चैप्टर लेंथी है और हर एक टॉपिक को समझना है, तो आराम से चलेंगे। डेली लेक्चर लेंथी वाला नहीं आ पाता है, क्यों? थोड़ा समय का अभाव है, तो इसलिए धीरे धीरे आता है, लेकिन आप लोग सीखते रहिए। तो कोवैलेंट बॉन्ड मैंने उस दिन पढ़ाया था, कोवैलेंट बॉन्ड, और मैंने बताया था कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बनते हैं। तो जरा इसमें कुछ 2-3 बात सीख लें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। दो एटम होंगे, दोनों एटम सेम या डिफरेंस हो सकते हैं, हम डिफरेंट ले लेते हैं। दो एटम होंगे, दोनों सेम या डिफरेंट होंगे, दो एटम होंगे, दोनों सेम या डिफरेंट होंगे। ठीक है, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब जरा ध्यान से समझना, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बना है। कैसे बना था मैंने बताया था, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हैं? एक ए का, एक बी का। तो नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है। अब नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, अब देखो ये कहानी इंटरेस्टिंग है, ये कहानी स्टैंडिंग है, मतलब बॉन्ड पेयर का नंबर पूछ लिया भाई साहब। तो एक बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का जोड़ा बनता है, तो यानी बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 1 बीपी होंगे। क्लियर हुआ? ये देखो। अब इसके बाद यहां पे चलते हैं, इसमें नंबर, अब इसमें बॉन्ड कौन सा है भाई साहब? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है सर, समझ में आ गया, आगे चलो। अब ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड बना है। एक बॉन्ड में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक ए का, एक बी का, तो इसमें भी एक ए का होगा, एक बी का होगा। तो नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 होंगे। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना होगा? 2 बीपी होगा, एक यहां से, एक यहां से, और बॉन्ड कौन सा होगा? डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। आगे देखो, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे, और बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? 3 बीपी हो जाएंगे। देखो, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, बॉन्ड पेयर 3 बीपी हो जाएंगे, और यहाँ पे बॉन्ड कौन सा बनेगा भाई साहब? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। बताओ, ये क्लियर है? चलो, छोटा सा टॉपिक था, स्क्रीनशॉट ले लो, उम्मीद है ले चुके होंगे। आगे चलते हैं। अब देखो, अब अपना नया कहानी स्टार्ट होता है। मैंने ये सिखा दिया कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। अभी ढेर सारे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी अपन बनाएंगे, सिखाऊंगा भी कि स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। यही वो चैप्टर है जिससे इनऑर्गेनिक भी स्ट्रांग हो सकता है। मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, ये सारा मैंने 11th का कवर किया है। प्लेलिस्ट में जाके देखना, सारा टॉपिक डिटेल में पढ़ाया हुआ है। और ये नीट वाला तो और भी, ये जो टॉपिक है ये थोड़ा और एडवांस है, बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे, एक एक बात सीखेंगे। चलो, अब देखो जरा ऑक्टेट रूल के बारे में समझते हैं। अब भाई साहब, ऑक्टेट रूल क्या कहता है? साइंटिस्ट का नाम था लुइस, पूरा नाम था जीएल लुइस गिलबर्ट न्यूटन लुइस, ऐसे नाम था। ठीक है, तो लुइस समझते हैं। अब लुइस ने क्या बोला कि जब कोई एलिमेंट बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड बनाने के बाद उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और मान के चलेंगे कि वो मॉलिक्यूल इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा तो स्टेबल हो जाएगा। भाई साहब, अब हम स्टेबल हैं, क्यों? क्योंकि हमारे वैलेंस शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। कैसे सर? समझाता हूं। जैसे मान लो हमारे पास BeCl2 है, BeCl2 है, तो जैसे देखो बेरिलियम है, तो बेरिलियम यहां पे हो जाएगा। बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? बेरिलियम जो होता है एटॉमिक नंबर 4 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है। क्लियर है? तो अब इसके वैलेंस शेल में तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रखेगा अपना, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रखेगा। अब इसके बाद यहां पे बचा, देखो कौन बचा? क्लोरीन बचा। तो ये है क्लोरीन। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, तो 2 2 4 2 6, और एक यहां पे रखेगा 7, 2 2 4 2 6 यहां पे, और एक यहां पे रखेगा 7। तो देखो अब क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है।
और यहां पे देखोगे तो बेरिलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, देखोगे बेरिलियम के पास केवल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर हम ये बोलेंगे कि क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये सब हमारे जो मॉलिक्यूल है ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर तो ये तो क्लोरीन फॉलो कर लिया, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बेरिलियम नहीं कर पाया। तो जो लुईस ने बोला था ऐसा नहीं है कि वो सब जगह अप्लीकेबल है, हाँ लेकिन कुछ मॉलिक्यूल पे वो अप्लीकेबल है। जैसे सिखाता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड मान लो, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन, क्लियर है। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 होता है। तो मान लो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन यहां रखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां रखेगा। अब इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, तो अब क्या होगा? अब ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो ऑक्सीजन 2 2 4 यहां पे 2 2 4 यहां पे हो जाएगा, और 2 यहां पे रखेगा, 6 हो जाएगा। फिर 2 ऑक्सीजन यहां पे रखेगा, बाकी अपना यहां पे रखे रहेगा ऐसे। तो अब जरा तुम देखोगे तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है। और कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन के वैलेंस शेल में 2 2 4 2 6 2 8, मतलब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के वैलेंस शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में। तो हम बोलेंगे हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसका मतलब ये लुईस रूल को फॉलो करेगा। और लुईस ने यही बोला था कि जब कोई एटम बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड बनाने के बाद हर एक एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिससे वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, जिससे वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ऐसा किसने बोला था? लुईस ने बोला था। तो इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो भी करते हैं, और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि तुम्हारे सामने मैंने BeCl2 को लिखा है, BeCl2 में क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन बेरिलियम का नहीं है। तो इसलिए ये ओवरऑल मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। ऑक्टेट रूल को फॉलो कब करता? जब हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता बॉन्ड बनाने के बाद, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल तुमको देखने के लिए मिलेंगे जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, और ऐसे बहुत सारे मिलेंगे जो नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो नहीं करेंगे कहते हैं कि लुईस रूल का क्या है, ये एक्सेप्शन है, जिसमें थोड़ा क्या होता है कि मॉलिक्यूल दूसरे तरीके से बॉन्ड बनाता है। तो उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। और जो मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेता है वो कहेंगे कि पूरी तरीके से लुईस पैटर्न पे चलता है। अब क्लियर हुआ कि ऑक्टेट रूल क्या होता है? अब क्लियर हुआ कि ऑक्टेट रूल क्या होता है? यही होता है ऑक्टेट रूल। ठीक है, चलो अब जरा आगे समझाता हूं। अब जरा आगे समझो। अब तुमको मैं सिखाने जा रहा हूं सबसे पहले लुईस सिंबल। क्या सिखाऊंगा? लुईस सिंबल। लुईस सिंबल कैसे बनाते हैं, लुईस सिंबल कैसे बनाते हैं। तो बेसिकली एक बात तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये तुम ध्यान में रखो कि जैसे आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल और नॉन मेटल से। कौन किससे बनता है? अगर एक मेटल होगा दूसरा नॉन मेटल होगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। अगर कोवैलेंट बॉन्ड की बात करोगे कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब हमारे दोनों ही नॉन मेटल होंगे। क्या होंगे? दोनों ही नॉन मेटल होंगे। ध्यान देना, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अब नॉन मेटल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 से भी ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब तुमको सिखाने वाला हूं लुईस डॉट सिंबल। लुईस डॉट सिंबल। अब लुईस डॉट सिंबल सीखो, जिसे शॉर्ट में LDS बोलेंगे। एक बार मैं चेक करना चाहता हूं ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। ऑडियो और वीडियो पूरी तरीके से क्लियर है। सर एक एक बात समझ में आ भी रहा है। आप ऐसे ही पढ़ाते रहो, इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मजा आ रहा है। चलो अब ऐसे मान लो लुईस डॉट जो सिंबल लिखेंगे मेटल के लिए नहीं लिखेंगे, नॉन मेटल के लिए लिखेंगे। क्यों? कोवैलेंट बॉन्ड कौन बनाता है? नॉन मेटल बनाता है। पहली बात, लुईस ने अपना जो रूल दिया था वो किस पे अप्लाई होता है? क्या आयनिक कंपाउंड पे? नहीं भाई साहब, आयनिक कंपाउंड में तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे लगा सकते हैं, लेकिन प्योरली तरीके से कोवैलेंट स्पीशीज में लुईस ऑक्टेट रूल चलेगा। अब देखो, जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है,
नियॉन, ये देखो हमारे एलिमेंट होंगे। अब इनका हमको लुईस सिंबल लिखना है। क्या लिखना है? लुईस सिंबल लिखना है। अब देखो एकदम बेसिक से एडवांस सिखा रहा हूं, तो आराम आराम से सीखना, क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। अब देखो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? अब इतना तो पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है। लिथियम हमारा मेटल होता है, ठीक है, ये ध्यान देना, इसके लिए भी लिख ही लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2 होता है। बोरान का कितना होता है? 3 होता है। कार्बन का 4 होता है। नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6, फ्लोरीन का 7 और नियॉन का 8। ये इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अब इनका लुईस डॉट सिंबल बनाना है, तो सीधा सीधा तमीज के साथ में तुम एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे डॉट के फॉर्म में दिखा दोगे, तो ये तुम्हारा इसका क्या हो जाएगा? LDS हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब? LDS, लुईस डॉट सिंबल हो जाएगा। तमीज के साथ में बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन डॉट के रूप में दिखा देंगे। अब हीलियम है तो 1 2 तमीज के साथ में। लिथियम है 1 इलेक्ट्रॉन। अब बेरिलियम है तो नहीं कि बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे अरे भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे दिखा दो और इसके बाद ऐसे दिखा दो, ठीक है। अब बोरान के पास है 3 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे 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 मत दिखाओ, थोड़ा तमीज के साथ दिखाओ कि हाँ भाई साहब देखने में भी रिप्रेजेंटेशन ठीक लगे। तो ऐसे करते हैं ना, एक यहाँ पे दिखा देते हैं, एक यहाँ पे दिखा देते हैं, एक यहाँ पे दिखा देते हैं तमीज के साथ में। अब जैसे देखो कार्बन, कार्बन एक यहाँ पे दिखा देते हैं, एक यहाँ पे दिखा देते हैं, एक यहाँ पे दिखा देते हैं, एक यहाँ पे दिखा देते हैं तमीज के साथ में। नाइट्रोजन एक यहाँ पे दिखाओ, पहले एक यहाँ पे दिखाओ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, अब एक बचा पेयर के फॉर्म में लगा दो, ठीक है ऐसे। ऑक्सीजन एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, अब होता है 6, अभी बचा 4, 2 और बचा, 2 यहाँ लगा दो, ठीक है। अब देखो 7 होता है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे लगाओ तमीज के साथ में। नियॉन के पास 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे लगाओ। अब देखो जरा ध्यान से समझना, एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ। हाइड्रोजन के पास एक जैसे ये जो एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है अकेला इलेक्ट्रॉन, इसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास कितना है? 1 है, इसलिए हाइड्रोजन केवल एक बॉन्ड बनाएगा। हीलियम के पास देखो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, तो इसलिए हीलियम बॉन्ड नहीं बनाता। लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हाँ सर भाई साहब एक बॉन्ड बना लेगा। बेरिलियम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बनाएगा। बोरान 3 बनाएगा, कार्बन 4 बनाएगा, नाइट्रोजन 3 बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बनाएगा, फ्लोरीन 1 बनाएगा, नियॉन एक भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि नियॉन के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर है? जो इलेक्ट्रॉन अकेले है वही केवल बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसे समझो कि अगर एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो बॉन्ड बना लेगा, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना बॉन्ड बना लेगा। अब यहीं पे देखो हो गया धोखा, यहीं पे हो गया धोखा। अब धोखा क्या हुआ सर? जैसे मान लो हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का हम एलडीएस बना रहे हैं सर, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है, तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो सर जब हम क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे तो पहले एक यहाँ पे भरो, दूसरा यहाँ पे भरो, तीसरा यहाँ पे भरो, चौथा यहाँ पे भरो, पांचवा यहाँ पे भरो, छठवां यहाँ पे भरो, सातवां यहाँ पे भरो। तो सर क्लोरीन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, ये तीनों किसमें है? पेयर में है। तो पेयर मतलब हो गया जोड़ा, और जोड़ा मतलब साथ में है, मतलब ऑर्बिटल भरा है सर, तो ये तो बॉन्ड बना नहीं सकते। तो केवल क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा सर? 1 बनाएगा। क्यों बनाएगा सर? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसमें खास बात क्या है? खास बात ये है कि यहीं पे धोखा हो गया। धोखा ये हो गया कि जो क्लोरीन में तुमको ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं? लुईस इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लुईस इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसलिए क्लोरीन एक के बाद जैसे क्या कर सकता है? 3 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 7 बॉन्ड भी बना सकता है। ये बात लुईस बता नहीं पाया। अगर लुईस के अकॉर्डिंग चलोगे तो देखो केवल 1 बॉन्ड बना पाया, ऐसे 1 बॉन्ड बना पाया। तो इसका मतलब इसीलिए लुईस जो होता है वो फेल हो जाता है ऑक्टेट रूल में। तो ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जो एक से ज्यादा बॉन्ड बना पाते हैं। ये क्लोरीन वाला कॉन्सेप्ट में आगे समझाऊंगा, फिलहाल के लिए ये एलडीएस बनाने आ गया कि नहीं,
आ गया। तो अभी हम उन मॉलिक्यूल के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं जो एक्चुअल में ऑक्टेट रूल को फॉलो कर पाते हैं और साथ ही साथ वो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। वो भी तो तुमसे बोलेगा कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे वही मैं सिखाने वाला हूं। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट। चलो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब जरा हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे और कोवैलेंट बॉन्ड। चलो जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, दूसरा SO2 है, फिर इसके बाद तीसरा, ऐसे बहुत सारे होंगे, BCl3 है। जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता उनको भी मैं लिख रहा हूं क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने आ जाए। चौथा, इसके बाद तुम्हारा AlCl3 है। इसके बाद तुम्हारा ऐसे बहुत सारे तुमको मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे तुमको मिलेंगे, C2O3 है। छठवां SO3 है। आठवां यहां पे क्या हो जाएगा N2O5। नौवां क्या हो जाएगा, यहां पे ऐसे बहुत सारे हैं तो कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे कि H2SO4 है। अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला अपन नहीं लेंगे, H2SO4 है। और यहां पे क्या हो जाएगा HNO3 है। चलो इनके स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, एक बार देख लूं क्लैरिटी के साथ दिख रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे केवल HNO3 तक दिख रहा है ना, एक मिनट देखो। हाँ चलो इतना बना लेते हैं। अब देखो जरा कार्बन डाइऑक्साइड का मान लो बना रहे हैं, तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन। अब एलडीएस बनाना है तो यहाँ पे लगाते रहो इलेक्ट्रॉन, दो यहाँ पे कार्बन का, दो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन कार्बन, इनके बीच में ऐसे दो बॉन्ड बना देंगे और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा एलडीएस। क्या हो जाएगा, लुईस डॉट सिंबल हो जाएगा और ये हो गया तुम्हारा कार्बन के लिए। क्लैरिटी के साथ समझना। और इसी को जब ऐसे बना देंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड O बन जाएगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तो डबल बॉन्ड बनेगा। अब जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का बनाना है, सल्फर को बीच में ऑक्सीजन देखो। अब कैसे पता चलेगा कि किस एटम को बीच में रखते हैं। जो सेंट्रल एटम यानी बीच वाला जो परमाणु होता है, एटम होता है, उसका साइज बड़ा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए और वो खुद नंबर में कम होना चाहिए। ध्यान दो, साइज बड़ा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए और वो नंबर में कम होना चाहिए, वो हमारा सेंट्रल एटम होगा। लेकिन हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होंगे, इसको ध्यान देना। अब जैसे इसमें कैसे पता चला कि सल्फर सेंट्रल एटम है, पहली बात तो नंबर में कम है, उसके बाद नंबर के अलावा इसका साइज बड़ा होता है, साइज के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में ऐसे डबल बॉन्ड बना देंगे, ऑक्सीजन का दो इलेक्ट्रॉन ऐसे बचा रहेगा। अब देखो, और सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है तो 4 बॉन्ड बनाए तो एक लोन पेयर बचा रहेगा। ये तुम्हारा एलडीएस यानी हो जाएगा तुम्हारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का। इसी तरीके से BCl3 का बनाओगे, बोरान के साथ में 3 क्लोरीन ऐसे लगा देना। अब बोरान का तो 3 इलेक्ट्रॉन खत्म, क्लोरीन का ऐसे इलेक्ट्रॉन बचा होगा, इसको लगा देना एक देखो पेयर के साथ में। क्लैरिटी के साथ में समझा रहा हूं। जैसे AlCl3 बनाना चाहते हो, एल्युमिनियम के साथ में 3 क्लोरीन ऐसे लगा दो। अब देखो एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है तो ऐसे इनका पेयर में इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ये तुमको पता होना चाहिए कि किसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, जो कि मैंने सिखा रखा है, तो ये ध्यान देना कंपलसरी है। अब जैसे C3O2 का बनाना है, कार्बन। अब हमको पता है सर कार्बन 2 से ज्यादा बॉन्ड बनाता नहीं, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, 3 बॉन्ड मैक्सिमम बना पाता है। डबल बॉन्ड O, इसको कार्बन सब ऑक्साइड कहते हैं। देखो ऐसे बन जाएगा एलडीएस। कार्बन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन पेयर है नहीं। SO3 का बनाना चाहते हो, सल्फर डबल बॉन्ड O, लोन पेयर सब ऑक्सीजन के पास कितने होंगे, 2। ये सब तुम्हारा क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। किसके लिए, सल्फर, ये सब जो कंपाउंड है इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। जैसे नाइट्रिक एसिड का बनाना चाहते हो, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब ये सब समझ में आ गया। अब देखो मैटर यहीं पे फंस गया कि ये वाला कौन सा बॉन्ड है। इसी वाले बॉन्ड को हमको समझना है, तो इस बॉन्ड को कैसे समझेंगे, सबसे पहले ये स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। बताओ, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऐसे ही लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनता है किसी भी स्पीसीज या मॉलिक्यूल का अगर हम बनाना चाहे तो। अब इसमें एक चीज नया आ गया, ये वाला बॉन्ड
इस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है इसी को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। मॉडर्न केमिस्ट्री में ये कोवैलेंट बॉन्ड का टाइप है। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग सीखेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। ले लो, चलो अभी तक हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड समझ लिया, लुईस ऑक्टेट रूल समझ लिया, लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये भी समझ लिया, सेंट्रल एटम को कैसे पहचानेंगे, नंबर में कम होना चाहिए, साइज में लार्ज होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए, ऐसे पहचान लेते हैं, ठीक है। फ्लोरीन और हाइड्रोजन सेंट्रल एटम कभी भी नहीं होंगे, ये सब बातें हमको ध्यान रखनी है। अब क्या समझेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पहली बात, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है इसी को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। अब डेटिव बॉन्ड जो होता है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है ये कोवैलेंट बॉन्ड का टाइप है मॉडर्न केमिस्ट्री में। अब जरा इसको समझाइए सर, ध्यान से समझना। जैसे एक एटम है ए और एक एटम है बी। एक जो ए है इसका ऑक्टेट क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, और बी वाले का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। तो अब इसका ऑक्टेट अगर कंप्लीट है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये बॉन्ड बनाने के लिए अपना दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अकेले ही देगा। मतलब जब दो एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा था अभी तक, तो जब आयनिक बॉन्ड आता तो एक एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा था, वो भी एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आयनिक बॉन्ड तो केवल एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही बन जाता है। लेकिन कोवैलेंट जो बॉन्ड बनता है वो दो इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बनता है। तो एक एटम अपना एक देता था, दूसरा वाला एक देता था, शेयर करता था। लेकिन यहाँ पर जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो वो केवल एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे थे अब वो बीच में आ जाएंगे, तो ए के लिए भी वो काउंट होगा, बी के लिए भी काउंट होगा। इसी बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बोलेंगे। और मॉडर्न केमिस्ट्री में इसको कैसे दिखाएंगे, ए और बी। अब जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो यहाँ पर इसके ऊपर प्लस, जो ले रहा था वो माइनस। ये भी क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, या इसी को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। डेटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड या इसी को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं मॉडर्न केमिस्ट्री में। जब तुम ऐसे एरो बना के ये वाला नहीं दिखा पाओगे तो ऐसे दिखाओगे तो पॉजिटिव नेगेटिव। अब कैसे, एक इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने के देता ही देता, दूसरा दे दिया एक प्लस चार्ज, ये एक्स्ट्रा ले लिया एक माइनस चार्ज। अब समझ गए, ऐसे कहानी चलेगा। अब जैसे जरा समझाता हूं, जैसे देखो यहाँ पे NH3 है, नाइट्रोजन के पास यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है। कैसे बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपना शेयर किया होगा। लेकिन नाइट्रोजन का ये जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है ये बच गया होगा, इसको लोन पेयर कहते हैं। लोन पेयर क्या होता है ये अलग से मैं समझाऊंगा, फिलहाल के लिए समझो कि ये क्या है, लोन पेयर है। तो अब क्या होगा, मान लो इसके सामने हम लेके आते हैं BF3। BF3 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बोरान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 3 होता है। तो बोरान तो 3 बॉन्ड बना लिया, लेकिन फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बना है, तो इसका 6 इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे बचा, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बचा होगा। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे बचा होगा। तो अब ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे भाई साहब देगा। तो जब देगा तो NH कोऑर्डिनेट बॉन्ड BF बन जाएगा। इसी को जब तुम मॉडर्न केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसे NH यहां पे BF प्लस माइनस, ये हो गया रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कहां कहां बन सकता है, चलो दिखाता हूं, देखना जरा ध्यान से। चलो दिखाता हूं, चलो दिखाता हूं। देखो अभी BF3 देखिए, जैसे N2O5 SO3 H2SO4 इनमें दिखा था। चलो इनका लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। देखो जैसे N2O5 है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 2 बार है, एक बार देख लो ऑडियो और वीडियो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलो अब नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5, लेकिन बॉन्ड कितना बनाता है 3 बनाता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो डबल बॉन्ड O लगा दो, डबल बॉन्ड O लगा दो, 2 ऑक्सीजन खत्म है 5, एक बीच में ऐसे लगाओ 3 खत्म,
एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के ऑक्सीजन, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के ऑक्सीजन। अब ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा और जो चौथा बनाएगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखो कैसे पता, नाइट्रोजन ने जब बॉन्ड बनाया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ऑक्सीजन ने भी अपना एक एक शेयर किया, और नाइट्रोजन ने यहाँ एक शेयर किया, ऑक्सीजन ने एक यहाँ पे शेयर किया, तो बॉन्ड बन गया। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, एक यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बॉन्ड बन गया। इसका 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी एक लोन पेयर बचा होगा, तो एक लोन पेयर डायरेक्ट ऑक्सीजन को डोनेट करा करके ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। अब इसका तुमसे बोला जाए लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, तो लुईस डॉट में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे इसका दिखा दो, ऐसे ऐसे इसका इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा दो। लो हो गया, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है? तो इसी तरीके से तुम जैसे SO3 का बनाओगे, अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने बनाया था, तो ऐसे बनाया था हम लोगों ने, तो अब तुम क्या कर सकते हो, इसको ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के दिखा दो, या एक को छोड़ दो डबल बॉन्ड ऐसे दिखा दो, या फिर ऐसे दिखा दो, यहां पे डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट, ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर सही है, ठीक है। जहां पे पॉसिबिलिटीज है कोऑर्डिनेट बनाने का बना सकते हैं, या कोवैलेंट पे ही छोड़ दो, दोनों सेम ही होते हैं। मॉडर्न केमिस्ट्री में बस डिफरेंस है, जैसे इसीलिए ऐसे बना रहे हैं। अब जैसे H2SO4 है, ऐसे सल्फर डबल बॉन्ड हो OH। क्यों सर? स्पीड में बना रहे हैं, हमें पता चल गया कि कैसे बनाते हैं। देखो ऐसे बनाते हैं, बन गया। अब चाहोगे तो तुम यहाँ पे इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड OH, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देखिए। तो वही सेम चीज है, बस कैसे बनना मैं ये तुमको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पे BF3 है, ठीक है। अब यहाँ पे एक F माइनस साथ में जोड़ दो, यहाँ पे बन जाएगा BF4 माइनस, तो बोरान के साथ में 4 फ्लोरीन ऐसे लगा दो, ऐसे। अब यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज लगा देना। तो ऐसे बहुत सारे चीजें तुम सीख सकते हो बनाने के लिए। यहाँ पे ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों दिखा सकते हैं? क्योंकि बोरान के पास तो इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, फ्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन दोनों डोनेट करके बॉन्ड बनाया है, तो इस तरीके से चीजें चलेंगी। तो इस तरीके से तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। जैसे मान लो हमारे पास बनाना है Cl2O7, तो Cl सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे Cl। अब देखो 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6। अब तुम चाहते तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे नहीं बना सकते थे, ऐसे लगा दो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसे भी तो बना सकते हो भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, जरा देख लो इसको। तो कहानी इस तरीके से चलता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। ये ना कहना रहे कि हमको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने नहीं आया, इसलिए मैं एक एक पॉसिबिलिटी सिखा रहा हूं। जैसे मैंने डिटेल में आयनिक बॉन्ड सिखाया, वैसे मैंने डिटेल में कोवैलेंट बॉन्ड सिखाया, डिटेल में मैंने लुईस स्ट्रक्चर बनाना सिखाया, डिटेल में मैंने उसी तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी सिखाया। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि एकदम बेसिक से एडवांस समझे, दिमाग में कोई भी डाउट वगैरह न बचे। ठीक है, एक एक बात को समझें। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा, मतलब इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस एग्जांपल को कर रहे हैं हम लोग। जैसे अब NH3 है, इसमें H प्लस जोड़ दो, NH4 प्लस बन जाएगा। अब यहाँ पे कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा? देखो NH3 था, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, अब यहाँ पे लोन पेयर था, H प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे। अच्छा, ये जो प्लस देख रही है फॉर्मल चार्ज है। क्या है? फॉर्मल चार्ज है। फॉर्मल चार्ज अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये परमानेंट चार्ज नहीं होता, फॉर्मल चार्ज टेम्पोररी चार्ज है। ये बस ऐसे दिखता है और इसका कोई मतलब नहीं है। वैसा नहीं कि ये जो फॉर्मल चार्ज आ गया जिसके पास, वो हमारा जो बेसिकली मॉलिक्यूल होगा वो बेसिकली कम, उसके बोलेंगे कि उसके ऊपर प्लस चार्ज है, ऐसा कोई बात नहीं। ये फॉर्मल चार्ज है एक तरीके से, ठीक है। देखो समझ लो, जरा स्क्रीनशॉट ले लो, कोई समस्या है तो बताओ। बोलो बोलो, हो गया? चलो अब जरा ध्यान से एक बात समझना, बढ़िया बात बताने वाला हूं। ध्यान से समझना।
हाइपोवैलेंट कंपाउंड और हाइपरवैलेंट कंपाउंड। हाइपरवैलेंट कंपाउंड, देखो हाइपोवैलेंट का मतलब क्या होता है, हाइपो का मतलब होता है कम। ऐसे कोवैलेंट स्पीशीज होंगे जिनके पास बॉन्ड बनाने के बाद सेंट्रल एटम जो होगा उनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, और अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको हाइपोवैलेंट बोलेंगे। जैसे हमारा BeCl2 है, जरा यहाँ पे देखो, बोरान के साथ बेरिलियम के साथ में 2 क्लोरीन यहाँ पे लग गया, तो अब ये बोरान बेरिलियम देखो कितना बॉन्ड बनाया है, 2 बॉन्ड बनाया है, 2 बॉन्ड का 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, हाइपोवैलेंट होगा। हमें सेंट्रल एटम को देखना है, बीच वाले को देखना है, साइड वाले को नहीं देखना है। साइड वाले का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, क्यों बीच वाले को देख रहे हैं, क्योंकि बीच वाले से ही बॉन्ड बना है, पूरा जो न्यू है बीच वाला है, इसलिए बीच वाले को चेक करते हैं, क्योंकि पूरा कहानी तो बीच ही वाले के थ्रू हो रहा है, बीच वाला ना चाहे तो बॉन्ड कहां से बने, तो इसको ध्यान रखें। इसी तरीके से जैसे AlCl3 है, देखो यहाँ पे 3 क्लोरीन लगा दो, अब 3 बॉन्ड बना है, 3 बॉन्ड बनाने का मतलब एक बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 का 6 हो गया। जैसे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं है, तो ये कौन से हमारे स्पीशीज होंगे, हाइपोवैलेंट कंपाउंड होंगे। जैसे हमारा BF3 है, BCl3 है, और इसके बाद तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा BI3 है, ये सब क्या होंगे, हमारे हाइपोवैलेंट होंगे। जैसे BH3 है, B2H6 है, Al2Cl6 है, ऐसे बहुत सारे हमारे जो स्पीशीज होंगे जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, वो हमारे हाइपोवैलेंट के कैटेगरी में आ जाएंगे, किसके, हाइपोवैलेंट के। अब जैसे हमारा देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, नहीं है, क्यों, 4 बॉन्ड बना, 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये हाइपोवैलेंट नहीं होगा, ठीक है, तो ऐसे समझेंगे। अब जैसे हाइपरवैलेंट का मतलब क्या हो जाए, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के बाद जो सेंट्रल एटम होगा उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 होंगे, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, वो हमारे हाइपरवैलेंट में आ जाएंगे। ऑक्टेट मतलब सॉरी बच्चों, ऑक्टेट तो कंप्लीट है जैसे इसका भी है, वहां पे क्या होगा, ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जैसे देखो यहां पे देखो जरा, H2SO4 सल्फर डबल बॉन्ड, देखो जरा, देखो जरा, अब जरा बताओ सेंट्रल एटम कितना बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 4 5 6, एक बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 बॉन्ड का 12 इलेक्ट्रॉन। देखो अब ये बताओ लुईस रूल को फॉलो करेगा, नहीं करेगा, तो हाइपोवैलेंट और हाइपरवैलेंट दोनों कंपाउंड लुईस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। हाइपोवैलेंट में सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन, हाइपर में ज्यादा, और लुईस ने क्या बोला, सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब दोनों फॉलो नहीं करते हैं। समझ में आया? तो इसी तरीके से जैसे तुम्हारा SO3 है, अब तुम सोचोगे सर ये तो है, कहां है भाई, ये 2 2 4 6 बॉन्ड बन गया, 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, कहां है, नहीं है, कहां है, नहीं है, तो ये सब हमारे हाइपरवैलेंट की कैटेगरी में जा रहे हैं। जैसे BF4 है, देखते रहो, 1 2 3 4 बॉन्ड बन गया, 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी नहीं है, क्यों, हाइपो मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इस तरीके से जिनके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे Cl2 O7 SF6 कैसे होगा सर, देखो सल्फर के साथ में 6 फ्लोरीन लगा दो, देखो 6 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे Cl2 O7 देख लो, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब जरा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड मतलब 14 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई साहब, इसका तो लेवल ही अलग जा रहा है, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब समझ रहे हो हाइपोवैलेंट और हाइपरवैलेंट स्पीशीज क्या होते हैं, ऐसे स्पीशीज जिनके पास सेंट्रल एटम के पास अगर 8 से इलेक्ट्रॉन कम होगा हाइपोवैलेंट, 8 से ज्यादा हाइपरवैलेंट, और ये दोनों स्पीशीज लुईस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। एक बार चेक करूं ऑडियो और वीडियो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, यानी बोथ स्पीशीज, नोट में चमका करके एक बात लिखेंगे,
नोट में चमका करके एक बात लिखेंगे, वो बात कौन सा होगा सर ये तो बता दो। तो देखो एकदम चमका करके लिखेंगे, नोट में 500 का 1000 का नोट डालो और लिखो हाइपोवैलेंट एंड हाइपरवैलेंट बोथ स्पीसीज डू नॉट फॉलो लुईस ऑक्टेट रूल। ये दोनों के दोनों स्पीसीज लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ये दोनों स्पीसीज लुईस ऑक्टेट रूल को देखो फॉलो नहीं करते हैं। कौन नहीं करते हैं? हाइपोवैलेंट और हाइपरवैलेंट। तो ये मैंने तुम लोगों को जबरदस्त बात बता दिया। हाइपोवैलेंट और हाइपरवैलेंट का मतलब, हाइपो का मतलब लो, हाइपर का मतलब हाई। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है तुमको। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो मैंने ढेर सारा कॉन्सेप्ट तुम लोगों को आज के लेक्चर में सिखा दिया कि क्या क्या होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे इसके आगे का कहानी। अब इसके आगे का कहानी मैं क्या सिखाने वाला हूं वो मैं तुमको समझाता हूं। इसके आगे का कहानी मैं समझाऊंगा तुमको कि बेसिकली कैसे कोई एलिमेंट, जैसे ये हाइपरवैलेंट कैसे हो गए, ये हाइपोवैलेंट कैसे हो गए, मतलब इनके कैसे ये 12 जैसे क्लोरीन था कैसे 7 बॉन्ड बना लिया, नाइट्रोजन कैसे 5 बॉन्ड बना लिया, मतलब 4 बना लिया, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 बना लिया। तो ये सारा चीज हम लोग समझेंगे अगले लेक्चर में। तो वो हमारा होगा एडवांस थ्योरी, जिसको नॉर्मल भाषा में बुक में देखोगे तो ऐसे बताया जाता है एक्सेप्शन ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल। तो उसमें मैं तुमको सिखाऊंगा ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं, जो लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते तो वो कैसे इतना बॉन्ड बना पा रहे हैं। ये सारा चीज अपन डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, यहीं पर इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।